पेडोलॉजी क्या है, पेडोजिनेसिस क्या है, प्रकृति के आधार पर मृदा कितने प्रकार की होती है, प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की मृदा होती है। मृदा का संगठन की हमने बात कर ली थी, मृदा का संगठन किन किन तत्वों से मिलकर के बना होता है, और राजस्थान के अंदर जो मृदा पाई जाती है उसके पीएच का मान कितना है, 6 से 7.5 है। फिर हमने इसकी विशेषता की बात कर ली थी कि मृदा की सामान्य विशेषताएं क्या है, तो गतिशील होती है, विकासोन्मुखी होती है, असंगठित होती है, ये कुछ बातें हमने पढ़ ली थी, असंगठित तत्वों का समुच्चय होती है। फिर हमने इसका वर्गीकरण शुरू किया था, और इसके वर्गीकरण में हमने एक वर्गीकरण तो कंप्लीट कर लिया था जिसमें सिर्फ 2 ही प्रकार थे। कौन सा प्रकार पढ़ा था, रचना विधि के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। और दूसरा वर्गीकरण हमने जो शुरू किया था उसमें हमने देखा था कि रंग के आधार पे या गठन के आधार पे, उपजाऊपन के आधार पे मृदा कितने प्रकार की है, तो 10 प्रकार की है। उन 10 में से हमने कल एक प्रकार पढ़ा था, कौन सा प्रकार पढ़ा था, जलोढ़ मृदा पढ़ी थी। जलोढ़ मृदा हमने प्रमुख रूप से देखी थी कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उस क्षेत्र में ये पाई जाती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है, सर्वाधिक विकसित होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की मात्रा इसमें तीव्र होती है, चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें क्या होती है, कमी होती है। इन तत्वों की हमने बात कर ली थी। अब आज हमें इसी वर्गीकरण का दूसरा प्रकार शुरू करते हैं। 2 नंबर पे आप लिखिए काली मृदा, काली मृदा। उपनाम की बात कर लेते हैं काली मृदा के। कपासी मृदा, ज्वालामुखी मृदा, रेगूर मृदा, सवते जुताई वाली मृदा, ये सारे इस मृदा के उपनाम हैं। निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण में हम लिखेंगे ज्वालामुखी से निर्मित, ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से निर्मित। देखो ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है वो केंद्रीय उद्गार होता है, हम क्रेटर और कोल्डेरा पढ़ के आए थे, है ना, वो केंद्रीय उद्गार के अंतर्गत है। दूसरा होता है कि जब कोई 2 प्लेट है या कोई एक प्लेट टूटकर 2 भागों में विपरीत दिशा के अंदर गति करती है। अब मान लो ये 2 प्लेट है, ये विपरीत दिशा के अंदर गति करेगी तो ये यहां पर दरार का निर्माण हो जाएगा बीच में, और यहां से क्या है, मैग्मा बाहर निकलेगा, और ये दरार लंबे चौड़े क्षेत्र के अंदर होगी तो जो मैग्मा बाहर निकलेगा उसमें सिलिका की मात्रा कम होने के कारण वो पतला होगा और दूर दूर तक फैल जाएगा, और फैलने से क्या है, एक पठार का आकार, पठार बन जाएगा, पठार जैसी आकृति क्या है उसे बन जाएगी। और इस प्रकार से जो लावा जमा होता है जिससे जो चट्टान बनती है वो चट्टान कौन सी होती है, बेसाल्ट चट्टान होती है। कौन सी चट्टान होती है, वो बेसाल्ट चट्टान होती है। और धीरे धीरे बाद में क्या है कि इस बेसाल्ट जो चट्टान बनी है इसके ऊपर वर्षा होती है या धूप निकलती है, बर्फ जमती है, ये क्रियाएं जब चलती रहती है तो धीरे धीरे जो चट्टान है वो चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूटने लगती है, और उनके टूटने से जो मिट्टी बनती है, बेसाल्ट चट्टान के टूटने से जो मिट्टी बनती है वो कौन सी मिट्टी होती है, काली मृदा होती है।
ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि काली मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मृदा का निर्माण होता है, क्योंकि बेसाल्ट जो चट्टान होती है वो ज्यादा कठोर नहीं होती। क्या होती है? कम कठोर होती है, और कम कठोर होती है तो जल्दी जल्दी टूट भी जाती है, और इससे कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। विस्तार कहां पाया जाता है राजस्थान में? तो विस्तार हम लिख देंगे हाड़ौती प्रदेश में या हाड़ौती के पठार में। हाड़ौती पठार में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। अगली बात कर लेते हैं कि जिले अगर हमसे पूछे तो कौन कौन से जिले हम बताएं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ प्रमुख रूप से इसमें शामिल किए जाते हैं। तो प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इन जिलों में तो प्रमुख रूप से ये मृदा पाई ही जाती है। बाकी इनके जो पड़ोसी जिले हैं, चित्तौड़गढ़ में भी मिल जाती है थोड़ी बहुत, सवाई माधोपुर में भी मिल जाती है थोड़ी बहुत, है ना। तो ये प्रमुख है, इसके अलावा भी इनके जो पड़ोसी जिले हैं वहां भी इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। अगली हम बात करें इसमें भी इस मृदा की विशेषता क्या है, तो लिखिए विशेषता। क्या विशेषताएं हैं इसकी? पहली विशेषता लिखेंगे लोहे व एल्यूमिनियम की, लोहे व एल्यूमिनियम की अधिकता, लोहे व एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। दूसरी बात हम इसमें एक ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें टिटनोफेरस मैग्नेटाइट यौगिक पाया जाता है, उसकी प्रधानता पाई जाती है, अधिकता होती है। तो दूसरी बात लिखेंगे टिटनोफेरस मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट यौगिक की प्रधानता, यौगिक की प्रधानता या हम कह सकते हैं तत्व की प्रधानता इस मृदा में पाई जाती है। तीसरी बात हमें इसमें जो ध्यान में रखनी है, नमी सबसे ज्यादा धारण करके रखती है। अगर एक बार सिंचाई कर दी या एक बार इसमें अपने कहीं की बरसात हो गई तो फिर इसमें जल्दी से पानी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, ये मृदा जल्दी से सूखती नहीं है ना। तो हम लिखेंगे कि जल धारण या हम बोल सकते हैं नमी धारण क्षमता, नमी धारण क्षमता अधिक होती है, नमी धारण क्षमता या जल धारण क्षमता अधिक होती है। एक ये बात हम इसमें प्रमुख रूप से याद रखेंगे। एक बात यह भी है कि जिस मृदा के कण जितने ज्यादा छोटे होंगे वह मृदा उतनी ही ज्यादा उपजाऊ होगी, जितने छोटे कण उतनी ही ज्यादा मृदा है वो उपजाऊ होगी। और सबसे छोटे कण कौन सी मृदा के होते हैं? तो जलोढ़ मृदा के। सबसे छोटे कण कौन सी मृदा के होते हैं? जलोढ़ मृदा के। कल मैंने लिखाया था कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ है, इसका मतलब सबसे छोटे कण है उसके। हमने ये तो इसमें कहीं नहीं लिखा कि ये मृदा सबसे ज्यादा उपजाऊ है, नहीं लिखा ना। तो जो मृदा ज्यादा उपजाऊ होगी, नॉर्मल सी बात है कि उसके कण सबसे ज्यादा क्या होंगे? छोटे होंगे। इसकी तो हमने ये विशेषता लिखी है कि जल धारण क्षमता इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है। अगली विशेषता लिखेंगे राजस्थान में न्यूनतम विस्तार वाली मृदा, राजस्थान में न्यूनतम विस्तार वाली मृदा, राजस्थान में न्यूनतम विस्तार वाली मृदा। फिर एक विशेषता हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे हमने एक बात लिखी है कि सवतः जुताई वाली मृदा। इसमें क्या मतलब है? इसमें बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जैसे जैसे ये मिट्टी सूखती जाती है, थोड़ी लेट सूखती है ये, लेकिन जैसे जैसे सूखती जाती है इसके अंदर दरारें पड़ जाती है। देखने में ऐसा लगता है कि इस मिट्टी को जोता हुआ है,
इसलिए इस मिट्टी का नाम क्या है? स्वतः जुताई वाली मृदा है। और इसकी हम ये भी एक विशेषता लिख सकते हैं कि यह मृदा कृषि प्रबंधन के अनुसार व्यवहार करती है। यह प्रश्न पूछा हुआ है कि कृषि प्रबंधन के अनुसार व्यवहार करने वाली मृदा कौन सी है? तो काली मृदा है। कृषि प्रबंधन के अनुसार व्यवहार करने वाली मृदा। एक नाम पड़ा है इसका कपासी मृदा। कपासी मृदा नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक क्या होती है? अनुकूल होती है, उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपासी मृदा बोलते हैं। ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से निर्माण होने के कारण इस मृदा को किस नाम से जानते हैं? ज्वालामुखी मृदा के नाम से जानते हैं। यह बात भी हमें ध्यान में रखनी है। अगली बात हम लिखते हैं कि इस मृदा में फास्फेट, नाइट्रोजन तथा जैविक तत्वों की कमी होती है। फास्फेट, नाइट्रोजन तथा जैविक तत्वों की कमी, जैविक तत्वों की कमी होती है। जैविक तत्व तो विशेष रूप से ध्यान में रखना है हमें। जैविक तत्व, जैविक तत्व यानी कि जीव, पेड़ पौधा हो, पशु पक्षी से निर्मित कोई भी तत्व है वो इस मृदा में नहीं पाया जाता, क्योंकि ज्वालामुखी का उद्गार जब होता है तो वो सारी चीजें नष्ट कर देता है, जीव नाम का अंश वो छोड़ता ही नहीं है। तो जैविक तत्वों की इस मृदा में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। यह विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना है। पोटास तथा कैल्शियम की अधिकता, कौन से दो तत्वों की अधिकता पाई जाती है? पोटास व कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। ये जो हमने 7 विशेषता लिखी है ये हमें याद करनी है। पोटास व कैल्शियम की अधिकता। अब अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि राजस्थान में कपास के अनुकूल मृदा कौन सी है, तो हम कहेंगे काली मृदा। ठीक है। और काली मृदा का निर्माण है वो किस प्रकार हुआ है? किस प्रकार निर्माण हुआ है काली मृदा का? ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से निर्मित ये मृदा है। ये बात हमें इसमें ध्यान में रखनी है। और लास्ट बात हम लिखेंगे कि यह मृदा गिल्ली होने पर फूल जाती है तथा सूखने पर सिकुड़ जाती है, तभी तो इसमें दरार पड़ेगी, अन्यथा इसमें दरार कैसे पड़ेगी? भी पानी लगाएंगे तब फूल जाएगी, जैसे जैसे सूखती जाएगी वैसे वैसे इसमें दरारें पड़ती जाएंगी। हाँ जी, वो दूसरी मृदा है, उसमें भी पड़ती है, लेकिन उसमें और इसमें अंतर है, उसमें और इसमें कुछ अंतर है। उसमें दरार पड़ती है वो अलग हिसाब से पड़ती है, इसमें जो दरारें आती है वो अलग हिसाब से आती है। तो इसमें पीएच का मान गया, इसमें अब देख लो, इसमें जैविक तत्वों की कमी है। जैविक तत्वों की जिस मृदा में कमी होती है उस मृदा के पीएच का मान 7 से अधिक होता है। हाँ, क्षारीय तो नहीं कह सकते, अगर 7 7.5 तक है तो क्या क्षारीय है? उदासीन है, लेकिन ज्यादा कम नहीं होता, क्योंकि जैविक तत्व डालेंगे ना, पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह वगैरह आएंगे तो मिट्टी अम्लीय होगी, जितने ज्यादा डालेंगे उतनी ज्यादा अम्लीय हो जाएगी। तो ये न तो अम्लीय है न ही ये क्षारीय, अगर होगी तो ये क्षारीय ही होगी, अम्लीय नहीं होगी। ये हमें ध्यान में रखना है। अगर और भी कंडीशन लागू हो सकती है कि अगर पेड़ पौधों के पत्ते हिसाब से ज्यादा मिल जाए इसके अंदर तो ये अम्लीय में भी आ सकती है। वो तो
उस कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर उस समय कौन से तत्व मौजूद है। तो ये नोट कर लिया होगा सभी ने। अगली मृदा लिखिए इसके बाद में, लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मृदा मिट्टियों के वैज्ञानिक विभाजन की अगर बात करें तो एक तो भारतीय कृषि विभाग ने की है, एक राजस्थान कृषि विभाग ने किया है, एक अमेरिका की जो कृषि विभाग है उसका वैज्ञानिक विभाजन है। 3 विभाजन है अपने। किसका? किसने? 5 भाग है। हाँ, राजस्थान कृषि विभाग ने 14 भागों में बांटा है। ये जो हम रंग और बनावट के आधार पे देख रहे हैं ये 10 भाग है, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। ऐसे तो प्रोफेसर हार्वे है, प्रोफेसर थोरपे है, उन्होंने अपना अलग वैज्ञानिक वर्गीकरण दिया है। अगर वैसे पढ़ने लगे ना तो मैं 10 वर्गीकरण पढ़ा दूंगा तुम्हें याद एक ही नहीं रहेगा और प्रश्न भी एक ही सही नहीं करके आओगे तुम। हमें उस हिसाब से पढ़ना है कि हम प्रश्न किस प्रकार से सही कर सकते हैं। प्रश्न में कभी आज तक ही नहीं पूछा कि प्रोफेसर हार्वे ने कौन सा वर्गीकरण दिया या प्रोफेसर हार्वे के अनुसार कौन सी मिट्टी कहां पाई जाती है। कभी देखा है कोई ऐसा प्रश्न? आया ही नहीं आज तक। आज तक प्रश्न क्या आते हैं? प्रश्न यही आते हैं कि काली मिट्टी कहां पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी कहां पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी कहां पाई जाती है, एंटीसोल मिट्टी कहां पाई जाती है, शुष्क जलवायु की मृदा कौन सी है, आर्द्र जलवायु की मृदा कौन सी है। जिस हिसाब से प्रश्न आते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है अपने को पीएचडी थोड़ी करनी है मृदा के ऊपर। मृदा के मैं राजस्थान में आपको 60 से ज्यादा प्रकार बता सकता हूं, 60 से ज्यादा प्रकार है राजस्थान के अंदर। लेकिन फायदा क्या है, जब प्रश्न जिस अकॉर्डिंग आएगा हम उस अकॉर्डिंग ही पढ़ें। और ये अपने पढ़ेंगे, आप टेस्ट देना, उस टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं वो इसी के अकॉर्डिंग ही दिए हुए हैं, जैसे पेपर में आते हैं ना उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। आप देखोगे इसे पढ़ोगे तो वो हल हो जाएंगे। और किसी एक का वर्गीकरण पूंछड़ा पकड़ के बैठ जाओगे मैं इसको याद करूंगा तो पूंछड़ा ही पकड़े रहेंगे, प्रश्न सही नहीं होगा। सीधी सी बात है। हमें उसी प्रकार से पढ़ना है जिस प्रकार से पेपर में पूछा जाता है। कौन सी मृदा लिख रहे थे हम? हेडिंग लगाई थी हमने, 3 नंबर है क्या? लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मृदा को हमें लेटेराइट मृदा भी बोल देते हैं। लेटेराइट मृदा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सारे जो तत्व है वो लेटेराइट मृदा और लाल लोमी मृदा के आपस में मिलते नहीं है। सभी गुण, कुछ एक गुण मिलते हैं आपस में। तो फिर भी हम लिख सकते हैं कि इसे हमें लेटेराइट मृदा के नाम से भी जानते हैं। निर्माण हम लिखेंगे ये लिखा है स्फटिकीय व कायांतरित चट्टानों के विखंडन से। ये क्या होता है मैं थोड़ा सा समझा देता हूं क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपने चट्टानें कितने प्रकार की पढ़ी है? चट्टान कितने प्रकार की होती है? चट्टान होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सबसे पहले जो चट्टान बनी उसे हम बोल देते हैं आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। उसके बाद जो चट्टान बनी उस चट्टान का नाम था अवसादी चट्टान। और इसके बाद में जो चट्टान बनी वो है कायांतरित, या इसे बोल देते हैं रूपांतरित चट्टान। इतने प्रकार की चट्टान होती है।
सबसे पहले बनी इसे बोलते हैं प्राथमिक चट्टान, इसे बोलते हैं द्वितीयक चट्टान और इसे बोलते हैं तृतीयक चट्टान। इस मृदा का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है? तृतीयक चट्टान से। कायांतरित या जो रूपांतरित चट्टान है इससे इस मृदा का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझे तो जैसे चूना का नाम सुना है आपने, चूना, या हम जिसे जिप्सम में जिप्सम भी अपने पढ़ लेते हैं, है ना। इनसे प्रमुख रूप से अपने चूने की बात करें, चूने के ऊपर ताप या जब दाब लगता है ना तो क्या बन जाता है? वो संगमरमर बन जाता है। क्या बन गया? संगमरमर। ऐसे बहुत सारे खनिज है, जैसे कोयला है, कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है, उस पे दाब लगेगा तो हीरा बन गया। तो इन दोनों चट्टानों का रूप परिवर्तन होने से जो तीसरी चट्टान बनी है वो कौन सी चट्टान है? कायांतरित चट्टान। और इस कायांतरित चट्टान के टूटने से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है वो मिट्टी कौन सी है? लाल लोमी या लेटेराइट मृदा है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसमें, लिखिए, लोहे तत्व की अधिकता के कारण, लोहे तत्व की अधिकता के कारण रंग लाल पाया जाता है। लोहे तत्व की अधिकता के कारण रंग लाल हो जाता है या पाया जाता है। आपने देखा होगा कि लोहा होता है, लोहे के गेट होंगे, लोहे का कोई और सामान देखा होगा। जैसे लोहे का सामान होता है वो हवा के संपर्क में आता है ना, ऑक्साइड के संपर्क में आता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होने के कारण वो जंग पकड़ता है, और जंग पकड़ने के कारण वो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। जो जंग लगता है, जो काट आता है, जिसे काट बोलते हैं अपने, वो लगभग लाल लाल रंग का होता है ना। तो वो क्यों हुआ? वो लोहे के साथ ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण हुआ। तो लोहे तत्व की अधिकता के कारण जब इसमें ऑक्सीकरण होता है तो इसका रंग भी क्या हो जाता है? जहां लाल रंग आ गया ना, पूछ ले कि इस मिट्टी का रंग लाल क्यों है, तो एक ही उत्तर करके आना है, फेरस ऑक्साइड या लोहे ऑक्साइड या लोहे तत्व की अधिकता के कारण इसका क्या पाया जाता है? रंग लाल पाया जाता है। इसकी तो गांठ ही बांध लो आप, कहीं आ जाए, विज्ञान में आ जाए, भूगोल में आ जाए, कहीं और आ जाए, तो लाल हम कर देंगे इसका उत्तर। लाल संगमरमर पाया जाता है, क्यों पाया जाता है? क्योंकि लोहे की क्या होती है, उसमें अधिकता होती है, लोहे का अंश पाया जाता है, इस कारण पाया जाता है। अगली बात हम लिखते हैं इसमें, नाइट्रोजन, कैल्शियम व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, कैल्शियम व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, कैल्शियम व फास्फोरस की इस मृदा में कमी पाई जाती है। फिर हम बात करें कौन सी कृषि होती है, ये ज्यादा कोई उपजाऊ प्रकार की मृदा नहीं है, और जो उपजाऊ मृदा नहीं होती उसमें मक्के की खेती होती है। तो हम लिखेंगे मक्का की कृषि के लिए उपयोगी, मक्का की कृषि हेतु उपयोगी या उपयुक्त मृदा, ऐसे भी लिख सकते हैं। मक्का की कृषि हेतु उपयोगी या उपयुक्त कौन सी मृदा है? तो लाल लोमी मृदा या लेटेराइट मृदा। विस्तार कहां पाया जाता है? तो लिखेंगे उदयपुर। उदयपुर से अलग कौन सा जिला हुआ? सलूम्बर। तो एक लिख देंगे सलूम्बर। सलूम्बर का पड़ोसी चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले जो जिले हैं, इन जिलों के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर लाल लोमी या लेटेराइट मृदा पाई जाती है। प्रतापगढ़ में भी पाई जाती है। प्रतापगढ़ के अंदर 2-3 प्रकार की मृदा है, जलोढ़ मृदा भी है, काली मृदा भी है, और कुछ एक मात्रा के अंदर लाल लोमी मृदा है। लेकिन लाल लोमी जो मृदा है वो कम मात्रा में पाई जाती है, काली मृदा और जलोढ़ मृदा है वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए हमने यहां पर प्रतापगढ़ को नहीं लिखा है। अगर कोई ऑप्शन ऐसा ही आ जाए कि लाल लोमी मृदा निम्नलिखित में से कौन से जिले में नहीं पाई जाती,
ऑप्शन दे दे, जैसे उदयपुर है, सलुम्बर है, एक दे दिया कि प्रतापगढ़ है, एक निकाल के दे दिया उसमें कि जालोर है, तो मान लेंगे पाई जाती है। यानी कि जैसे उससे दूरी बढ़ेगी ना उसको अलग कर देना है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कल हमने 4 3 4 एक ही प्रश्न के 4 जगह ऑप्शन बना के किया था, तो वो बात हमें ध्यान में रखनी है, वैसे ही पूछेगा क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं अगली मृदा, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा ये नोट कर लिया होगा। चार नंबर मृदा है पर्वतीय मृदा। और पर्वतीय मृदा के अगर उपनाम की हम बात करें तो इसे बोला जाता है लिथोसोल्स मृदा। लिथोसोल्स मृदा के नाम से भी इसे जाना जाता है, या इसे हम बोल देते हैं लाल मृदा। लाल मृदा के नाम से भी हमें पर्वतीय मृदा को जानते हैं। अब अगली जो बात आती है कि इस मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो इस मृदा का निर्माण होता है जैसे ये पर्वत है, ये मान लो अरावली पर्वत है। अब इस अरावली पर्वत की सबसे ऊपरी जो परत है, किसी भी चीज का प्रभाव पड़ेगा, बरसात से, तापमान से, कोई छोटे जीवों से, या कोई रासायनिक अभिक्रिया से कोई भी प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले कौन सी परत पे प्रभाव पड़ेगा? इस परत पे सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा, यहां पे या यहां पे प्रभाव सबसे पहले पड़ेगा? कौन सी परत पे प्रभाव पहले पड़ेगा? इस पे या इस पे या इस पे? सबसे ऊपर वाली परत पे जो प्रभाव है वो सबसे पहले पड़ेगा। जैसे ही उस पे प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ने से क्या होगा? उसमें अपक्षय अपसरण की क्रिया होगी। अपक्षय और अपसरण का मतलब हो गया चट्टान की ऊपरी परत का छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूटना प्रारंभ हो जाना, छोटे छोटे कणों के अंदर, और उससे इस मृदा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो हम लिख देंगे इसमें कि पर्यावरण परिवर्तन के कारण निर्माण में लिखेंगे पर्यावरण परिवर्तन के कारण पर्वतों की ऊपरी परत के संगठन में परिवर्तन के कारण विघटन व वियोजन से विघटन वियोजन टूटना होता है, से निर्मित मृदा कौन सी मृदा है? लाल मृदा, लिथोसोल्स मृदा या पर्वतीय मृदा। बात समझ में आ गई होगी या वापस रिपीट करनी है बात को? इतनी बात इसमें ध्यान रखनी है कि पर्वत की ऊपरी परत के ऊपर पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है, उससे जब परत उधड़ने लगती है, उसका विघटन वियोजन होने लगता है, इन कणों से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो कौन सी मृदा है? लाल मृदा है। ये बात इसमें ध्यान रखनी है। इससे पहले जो मृदा पड़ी लेटेराइट मृदा या लाल लोमी मृदा, उसमें हमें प्रमुख रूप से ये बात ध्यान में रखनी थी कि जो स्फटिकीय या कायांतरित जो सेल होती है, कायांतरण नाम याद रखना है, उसमें यहीं से उत्तर निकलेगा उसका। अगर पूछेगा कि मृदा का निर्माण कैसे होता है तो ध्यान रखना है कायांतरित चट्टान के टूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो लाल लोमी मृदा है, और पर्वत की ऊपरी परत के टूटने से जिस मृदा का निर्माण होता है वो कौन सी मृदा है? पर्वतीय मृदा है या लाल मृदा है। और बेसाल्ट चट्टान के टूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो काली मृदा है। और नदी के साथ आए छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों के जमा होने से या मिट्टी के जमा होने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो जलोढ़ मृदा है।
बस एक एक बात है हर मृदा के अंदर जो हमें याद रखनी है, बाकी उत्तर अपने आप आ जाएंगे। मेन जो बात है ना वो निर्माण पे ही डिपेंड करता है। इसमें आगे लिखते हैं हम इस मृदा में, लिखिए विस्तार। विस्तार तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में, विस्तार अरावली पर्वतीय प्रदेश में इस मिट्टी का क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। अब इस मिट्टी की भी अगर अपने थोड़ी सी बात करें तो ये मिट्टी भी सभी जगह पूरी लाल नहीं है, कहीं कम लाल है, कहीं भूरी लाल है ना। और भूरी के साथ साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि पर्वत से निर्माण होने के कारण इसमें कंकर पाए जाते हैं, बड़े बड़े क्या पाए जाते हैं? कंकर पाए जाते हैं। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं? इसे भूरी कंकरीली मृदा भी बोल देते हैं, या इसे बोल देते हैं कि यह मृदा भूरी, यह मृदा भूरी तथा कंकरीली भी होती है। यह मृदा भूरी तथा कंकरीली भी होती है, लेकिन सभी जगह भूरी नहीं होती, कहीं कहीं भूरी होती है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। विस्तार हम लिख लेते हैं कि विस्तार कहां पाया जाता है? तो विस्तार वहीं पाया जाता है जहां क्या पाई जाती है? अरावली पाई जाती है। तो इसमें ज्यादा कोई उलझने वाली बात मुझे तो लगती नहीं है, क्योंकि जहां जहां अरावली हम पढ़ के आए हैं, अरावली कहां कहां है तो लिख देंगे हम। सिरोही में अरावली है क्या? उदयपुर में, पाली में, ब्यावर में, अजमेर में, जयपुर ग्रामीण में, कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड, खेरथले, खेरथले, तिजारा, नीम का थाना। लेकिन ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि इन जिलों में विस्तार वहीं पाया जाता है जहां अरावली पाई जाती है। ये बात भी ध्यान में रखनी है ना। ये बात साथ में हमें ध्यान में रखेंगे। एक राजसमंद नहीं लिखा हमने, राजसमंद में भी अरावली का विस्तार है वो पाया जाता है। अलवर में भी जो विस्तार है वो पाया जाता है। राजसमंद व अलवर, इन जिलों के अंदर इनका विस्तार। अब आप अगर ऐसे सोचने लगते हो कि हम इनका रट्टा लगा लेंगे, तो हो सकता है कोई लगा ले रट्टा, हर चीज का रट्टा नहीं लगेगा। प्रश्न जो होगा ना वो समझ से ही होगा, ये बात ध्यान रखनी है। अब मान लो इसमें ऑप्शन दे कि लाल मृदा या पर्वतीय मृदा पाई जाती है, ऑप्शन दे दिया सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, नीम का थाना, ये ऑप्शन आ गया। कौन से जिले में लाल मृदा का विस्तार नहीं है? लो, तो क्या उत्तर करेंगे? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, नीम का थाना। नीम का थाना लिखा पड़ा है साथ में। उत्तर क्या करेंगे? उत्तर करेंगे नीम का थाना। क्यों करेंगे नीम का थाना? क्योंकि नीम के थाने जिले के अंदर जितना अरावली का विस्तार इन जिलों में है ना, उतना विस्तार नहीं है। इसलिए उत्तर क्या हो गया? नीम का थाना हो गया। अगर नीम का थाना मैं हटा दूं यहां से और मैं यहां पे लिख दूं अलवर, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अलवर भी हो जाएगा। लिख दूं कोटपुतली बहरोड, तो उत्तर कोटपुतली बहरोड भी हो जाएगा। अगर मैं अजमेर लिख दूं, इनके मुकाबले अपने अजमेर में भी विस्तार कम है, तो उत्तर अजमेर भी हो सकता है। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा उत्तर क्या करना है, यही बात सीखनी है। बाकी मृदा हमें कोई वैसे नहीं पढ़नी है, अपने तो जिक्के के हिसाब से पढ़नी है, भूगोल के हिसाब से मृदा थोड़ी पढ़नी है अपने को। हम तो जिक्के पढ़ रहे हैं, भूगोल सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं हम। ये इसके विस्तार वाले जिले हो गए। कुछ विशेषता भी है इसकी, तो लिखिए विशेषता।
विशेषता, विशेषता में आप नोट कीजिए अल्प विकसित मृदा, अल्प विकसित मृदा है। अल्प विकसित का मतलब क्या हो गया? कम विकसित है, पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। अम्लीय प्रकृति है, इस मृदा की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। क्यों है? क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं। और हाँ, बिल्कुल कम होगा। और कम होने का कारण है कि इसमें पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है ना, वो ज्यादा मिलती है। और पेड़ पौधों की पत्तियां ज्यादा मिलने के कारण पीएच का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और पीएच का मान कम हो जाता है तो मृदा किस श्रेणी की आ जाती है? अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। अम्लीय प्रकृति होती है इसकी। और एक विशेषता हम लिख सकते हैं कि चादरी अपर्दन सर्वाधिक होता है। चादरी अपर्दन सर्वाधिक होता है। क्या होता है चादरी अपर्दन? वर्षा के द्वारा ये जो ढाल होते हैं, इन ढालों के अंदर जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी का इस चादर की तरह कटाव कर दिया जाता है। चादर की तरह कटाव कर दिया जाता है, जिसे चादरी अपर्दन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको, खेत में गए हो क्या आप लोग? खेत में काम किया है? खेत के अंदर पानी लगाने के लिए खाड़ा होता है, जब उसमें घास बड़ी हो जाती है तो उसको काटते हैं ना अपनी कस्सी से। उसी प्रकार का अपर्दन होता है जल के द्वारा। उसे कौन सा अपर्दन बोलते हैं? चादरीय अपर्दन बोलते हैं। शहर वालों को समझ में नहीं आएगा वो, है ना। फोन में यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि खाड़ा कैसे खोदा जाता है, साफ कैसे किया जाता है, फिर समझ में आएगा भी चादरीय अपर्दन कैसे होता है। ये नोट कर लिया सभी ने? कौन सा? विशेषता नहीं करते। अगली मृदा लिखिए, लाल पीली मृदा। 5 नंबर मृदा है क्या? 5 नंबर मृदा लिखिए, लाल पीली मृदा। देखो, लाल पीली मृदा का सबसे पहले बात करते हैं निर्माण। इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है? इसमें भी चट्टान से इस मृदा का निर्माण होता है। कौन कौन सी चट्टानें याद रखनी है? 3 चट्टानें ध्यान में रखनी है। एक तो ध्यान में रखनी है ग्रेनाइट, एक ध्यान में रखनी है निस, और एक ध्यान में रखनी है शिस्ट। तो हम इसमें लिख देते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रेनाइट, निस व शिस्ट चट्टानों के विखंडन से निर्मित मृदा। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रेनाइट, निस, शिस्ट, 3 नाम ध्यान में रखने। ग्रेनाइट, निस और शिस्ट चट्टानों के विखंडन से निर्मित मृदा कौन सी है? कौन सी मृदा है? लाल लोमी मृदा है। सॉरी, लाल पीली मृदा है। लाल लोमी मृदा तो किससे है? रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों के विखंडन से निर्मित है। ये लाल पीली मृदा है। अगली बात, लाल पीली मृदा में विस्तार कहां पाया जाता है? तो जहां ये चट्टानें पाई जाती है वहां विस्तार पाया जाता है। विस्तार देखो, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहते हैं, बिल्कुल। तो कुछ विस्तार तो कहां पाया जाएगा? जालोर में भी पाया जाएगा। तो 1 नंबर पे आप जालोर लिख दीजिए। जालोर, सिरोही, जालोर, सिरोही,
केकड़ी, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जालोर, सिरोही, केकड़ी, ब्यावर, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, शाहपुरा और भीलवाड़ा, ये वो क्षेत्र है प्रमुख रूप से जहां इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। इनके आस पड़ोस के अंदर थोड़ा बहुत दूसरा राज्य अपने दूसरा जिला भी हो सकता है, उसमें भी विस्तार हो सकता है। भी मान लो जैसे करौली में करौली की पहाड़ी पाई जाती है, वहां ग्रेनाइट निश्चिष्ट चट्टानें पाई जाती है, तो हो सकता है उस क्षेत्र में भी कुछ विस्तार इसका पाया जाता हो, है ना। यानी कि प्रमुख रूप से जो बेल्ट सामने आता है ना राजस्थान के मैप में, वो दिमाग में छवि आती है कि मृदा इस प्रकार से इस क्षेत्र के अंदर फैली हुई है। ये दिमाग में छवि बनती है क्योंकि ये जिले यहां पर इस प्रकार से पाए जाते हैं, है ना। और पर्वतीय मृदा जो पड़ी थी, पर्वतीय मृदा में क्या पढ़ा था कि इस क्षेत्र के अंदर पर्वतीय मृदा पाई जाती है ऐसे। और इससे पहले कौन सी पढ़ी थी हमने, लाल लोमी मृदा पढ़ी थी। तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल लोमी मृदा पाई जाती है। ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, इस क्षेत्र और इस क्षेत्र के अंदर। ऐसे कोई दिमाग में ये पढ़ा है कि इस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो काली मृदा पाई जाती है। इस प्रकार से इनको बार बार पढ़ने से कुछ शब्द है जिन पे फोकस कर रहे हैं, जैसे ग्रेनाइट निश्चिष्ट, रूपांतरित चट्टान, अरावली या पर्वतीय क्षेत्र की ऊपरी परत के अपरदन से, बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से। ये जो शब्द है ना, अब तक हमने 5 मृदा पढ़ी है, ये 5 लाइनें हमारे दिमाग में याद होनी चाहिए। भले अलग से लिख के चिपका लेना कहीं पे, जहां पढ़ो वहां चिपका लेना कि इन मृदाओं का निर्माण है वो इस प्रकार से होता है। सीधा रट्टा लगाने से कोई मतलब ही नहीं है, लगा लो भले सारी याद कर लो, पेपर में प्रश्न गलत हो जाएगा फिर भी। अगर ये अब जो मैंने बताई है कि ज्वालामुखी से बेसाल्ट चट्टान है या रूपांतरित चट्टान है या पर्वत की ऊपरी परत है या ग्रेनाइट निश्चिष्ट है, ये कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप पूछ लो। ये बातें तो समझनी ही पड़ेगी और इनको वो वर्गीकरण अलग है, अलग है, उसको इसके साथ में मिला नहीं सकते अपने। कुछ विशेषताएं मिलती है, कुछ विशेषताएं नहीं भी मिलती। हाँ, जब उसका प्रश्न आएगा ना तो वो अलग प्रकार से आएगा, इसका प्रश्न आएगा तो अलग प्रकार से आएगा। अगर ऐसा कोई प्रश्न आया है तो मुझे दिखा दो कि जिसमें इंसेप्टिसोल, एक नाम इंसेप्टिसोल का दे रखा है, एक नाम जलोढ़ मृदा का दे रखा है, उसी प्रश्न के अंदर लाल लोमी मृदा का नाम दे रखा है। ऐसा आज तक कोई प्रश्न आया भी नहीं है और न ही आएगा। अगर प्रश्न आएगा तो या तो वो यही पूछेगा कि निर्माण के आधार पे, रंग के आधार पे, बनावट के आधार पे मृदा से पूछेगा, या वो सारा वैज्ञानिक वर्गीकरण से पूछेगा, या वो सारे के सारे प्रकार राजस्थान जो कृषि विभाग है उसके अनुसार जो वर्गीकरण दिया गया ना उससे उठाएगा। मिक्स करके कभी भी प्रश्न नहीं बनेगा, बनता ही नहीं है, प्रश्न गलत होता है क्योंकि अलग अलग विशेषताएं मान रखी है अलग अलग लोगों ने, तो वो बनता ही नहीं है प्रश्न सही। अगली बात हम करते हैं, इसमें विशेषता लिखिए लाल पीली मृदा के अंदर जल योजित होने के कारण, जल योजित होने के कारण ये मृदा पीले रंग की दिखाई देती है या पीली होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। प्रश्न आ सकता है कि लाल पीली मृदा के पीले रंग का कारण क्या है, तो जल का संपर्क, जल के ज्यादा समय तक संपर्क में रहने के कारण कैसी हो गई है, पीली हो गई है। लाल लोमी मृदा लाल क्यों है, लोहे ऑक्साइड की क्रिया के कारण, लोहे तत्व की अधिकता के कारण, है ना। ये बात याद रखने वाली बात है। अगली बात हम लिख सकते हैं, अगली बात लिखिए आप, इस मृदा में
लोहे ऑक्साइड की इस मृदा में, लाल रंग है तो किसकी अधिकता होगी? लोहे ऑक्साइड की अधिकता होगी, अधिकता होती है, ऐसे लिख देते हैं। तो पीले रंग का कारण लिख दिया, पीली क्यों है, लाल क्यों है, लाल का कारण लिख दिया, कहां पाई जाती है और कैसे बनती है। इतनी बात याद रखनी है, इसके अलावा और कोई विशेषता हमें इसमें याद ही नहीं करनी। प्रश्न बनेगा तो ये जो 4 लाइनें लिखी हुई है, इन 4 लाइनों से प्रश्न आएगा। अगली मृदा हम पढ़ते हैं इसके बाद, रेतीली बलुई मृदा। रेतीली बलुई मृदा 6 नंबर पे। उपनाम, एक तो इसे बोलते हैं प्यासी मृदा, प्यासी मृदा। दूसरा नाम हमें इसमें ध्यान में रखेंगे मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। और तीसरा हम इसमें जो नाम ध्यान में रखेंगे वो ध्यान में रखेंगे शुष्क मृदा। प्यासी मृदा एक नाम है, मरुस्थलीय मृदा और एक नाम हम ध्यान में रखेंगे शुष्क मृदा। ये इसी के उपनाम हैं या इसी के अन्य नाम हैं। अब देखो इस मृदा के बारे में हम बात करें तो इसके बारे में हमें ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है? रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है। तो लिखेंगे यह राजस्थान के सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाती है। यह मृदा राजस्थान के सबसे अधिक या सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाती है। इस मिट्टी के जो कण होते हैं ना, वो अन्य सभी मृदाओं से हम कह सकते हैं बड़े होते हैं। और बड़े कण होंगे, जैसे जैसे कण बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे मृदा बंजर होती जाएगी, अन्न उपजाऊ होती जाएगी या कम उपजाऊ होगी। क्यों? क्योंकि अगर कण बड़े हैं, अब नॉर्मल बात है कि अगर कण इतने इतने बड़े कण हैं, ये कण है, तो जैसे ये कण मान लो कि इस धरती पे इस प्रकार से पड़े हैं, तो इनके बीच में क्या है? इनके बीच में जगह रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? अब देखो भी इस मृदा के बीच में जगह ज्यादा है या इन कणों के बीच में जगह ज्यादा होगी? इस प्रकार से है, कहां जगह ज्यादा रहेगी? इन कणों के बीच में जगह ज्यादा रहेगी। कण बड़े हैं तो नॉर्मल सी बात है कि जगह बीच में ज्यादा रहेगी। और जब इसमें पानी लगाएंगे तो इसमें पानी ज्यादा जाएगा नीचे तक, इसमें भी जाएगा पानी तो नीचे तक। लेकिन जब हवा चलेगी और धूप लगेगी ना, तो हवा इन कणों के अंदर से जो जगह है ना, उन जगहों से होकर के गुजरेगी। और उन जगहों से जब इन जो खाली स्थान पड़ा है इससे जब गुजरेगी तो इन मिट्टी के अंदर जो नमी की मात्रा है ना, उस नमी की मात्रा को, जल की मात्रा को वो हवा सोख लेगी और सोखने के कारण ये जल्दी सूख जाएगी। अगर मृदा जल्दी सूख जाएगी तो फिर फसल कैसे होगी? फसल जल्दी पानी लगाना पड़ेगा इसके अंदर, और जल्दी पानी लगाएंगे तो भी वो बार बार जल्दी जल्दी सूखेगी। इसलिए मृदा ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। कण बड़े होने के कारण नमी को रोकने में असमर्थ होती है, इसीलिए इसे प्यासी मृदा बोलते हैं। तो नोट कर देते हैं इसमें कि मोटे कण नमी रोकने में असमर्थ, इधर लिख देते हैं। मोटे कण नमी रोकने में असमर्थ। कण मोटे होते हैं, नमी रोक नहीं पाते हैं, इसलिए ये मृदा जल्दी
सूख जाती है। नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों की कमी। देखो कार्बनिक तत्वों की कमी क्यों है? क्योंकि पेड़ पौधे है ही नहीं। पेड़ पौधे है नहीं तो कार्बनिक तत्व आएगा कहां से? न तो मनुष्य रहता है, न इतने पशु रहते हैं, और न ही वनस्पति है। तीनों ही चीजों का अभाव है, तो नॉर्मल सी बात है कि कार्बनिक तत्वों की क्या पाई जाएगी? कमी पाई जाएगी। और नाइट्रोजन तत्व है वो तो नॉर्मल सी सीधी सी बात है कि निर्माण की प्रक्रिया पर डिपेंड करता है कि जहां किस स्थान पर ज्यादा होगी। लगभग राजस्थान की मृदा में ये एक रहती है कि राजस्थान की मृदा में नाइट्रोजन की कमी ही पाई जाती है। राजस्थान क्या, भारत की मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसीलिए तो यूरिया का इतना उत्पादन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? कितने? 46%। यूरिया भी एक प्रकार की नहीं, यूरिया दो प्रकार की होती है। एक में 46% होती है, एक में 46% से ज्यादा होती है। अपने जो ज्यादा उपयोग में लेते हैं वो 46% वाली उपयोग में लेते हैं। तो नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों की कमी। अगली विशेषता लिखिए। इसके बाद लिखिए जैविक पदार्थों का अभाव, कैल्शियम व फास्फेट की अधिकता। जैविक तत्वों का अभाव, कैल्शियम व फास्फेट की अधिकता। चूना इस मृदा में पाया जाता है। जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर वाला क्षेत्र चूने से भरा पड़ा है ना? और चूने का सूत्र क्या होता है? CaCO क्या होता है? CaCO3 होता है क्या, या 2 होता है? याद नहीं है? साइंस वाला कौन है ही नहीं कोई, अब बताएगा भी नहीं। आर्ट वाले हैं सारे, कोई है ना तो ये वो गर्दन नीचे कर लेगा, नहीं बताएगा आप ही। कौन है? CaO इतना ही होता है? हाँ हो सकता है CaO। तो कैल्शियम व फास्फेट की क्या होती है? अधिकता होती है। यह बात हमें ध्यान में रखनी है। अगली विशेषता लिखिए। अब देखो कार्बनिक तत्व नहीं है, जैविक तत्व नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है कि pH का मान 7 से अधिक होगा, क्योंकि वो तत्व ही नहीं है, गोबर नहीं है इसके अंदर, है पेड़ पौधों के पत्ते नहीं है, कोई जड़ें नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है कि pH का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो लिख दीजिए pH मान की अधिकता। pH मान की अधिकता। और एक अधिकता का कारण यह भी रहता है कि इस क्षेत्र में पहले टेथिस सागर था, ऐसा माना जाता है, जिसके कारण वैसे ही लवण क्या पाए जाते हैं? ज्यादा पाए जाते हैं। खारी है भूमि, खारी है, तो pH का मान 7 से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। अगली बात लिखिए निर्माण टेथिस सागर के अवशेष के रूप में। निर्माण किससे होता है? किससे हुआ है? टेथिस सागर, टेथिस सागर के अवशेष के रूप में। जल तो गया सूख, नमक रह गया इस मिट्टी के अंदर, जिसके कारण ये मिट्टी खारी भी है कुछ स्थानों पर। अगले हम बात कर लेते हैं इसी मृदा की कि इस मिट्टी का अपर्दन उड़ती है किसके साथ में ज्यादा है? मिट्टी किससे उड़ती है? एक ही है, मिट्टी पवन के साथ में उड़ती है, और किसी के साथ में जल के साथ मिट्टी उड़ती देखिए कभी? तो फिर तो अपर्दन किससे होता है? पवन से। तो लिखेंगे पवनों द्वारा सर्वाधिक अपर्दन होने वाली मृदा। पवनों द्वारा सर्वाधिक अपर्दन होने वाली मृदा कहां पाई जाती है? राजस्थान के 21 जिलों में पाई जाती है। कौन कौन से? जैसलमेर से लग जाओ, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, उपराओगे तो कुछ पाली का क्षेत्र है, कुछ नागौर का क्षेत्र है, कुछ डीडवाना कुचामन का क्षेत्र, कुछ फलोदी का क्षेत्र, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर, अनूपगढ़, जैसलमेर, अपने गंगानगर का दक्षिणी भाग, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, सारा जितने हैं ना सारे के सारे लिखवाऊंगा। ऐसे लिख देते हैं पश्चिमी राजस्थान,
याद करने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है याद करने का, कितने लिख लो बोले, समझना ही पड़ेगा। तो लिख दीजिए विस्तार। विस्तार पश्चिमी राजस्थान के जिलों में, अरावली से इधर इधर वाले हैं ना जितने भी, उन सभी जिलों के अंदर विस्तार पाया जाता है। अगर एक सिरोही को छोड़ दें तो बाकी सारे जिलों में, नीम का थाना है तो भी शामिल है, झुंझुनू है, चूरू है, सारे जिले शामिल होते हैं इसमें। तो एक बात लिखिए इसमें, टाइम हो गया क्या आज का? एक बात लास्ट लिख दीजिए आप, लिखिए इस मृदा में बार बार सिंचाई की आवश्यकता रहती है। इस मृदा में बार बार सिंचाई की आवश्यकता रहती है, क्योंकि कण बड़े हैं और जल का अवशोषण क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। और अब जब अवशोषण ज्यादा होगा तो पानी बार बार लगाना पड़ेगा, इसलिए इस मृदा के अंदर उन फसलों का उत्पादन किया जाता है जो पानी कम ले, जैसे ग्वार है, मोठ है, इसबगोल है ना, इन फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो आज इतना करते हैं। अगली हेडिंग आप लगा दीजिए भूरी रेतीली मृदा। भूरी रेतीली मृदा, भूरी रेतीली मृदा हम कल पढ़ेंगे।